जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आरएस अकेडमी में। तो दोस्तों, रोजगार बैच में सबसे पहले मैं आप लोगों को जो है 60,244 भर्ती जो हुई थी और उसमें जो 25 अगस्त सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ था उसका मैं सबसे पहले आप लोगों को जो है प्रीवियस ईयर पेपर कराऊंगा, ताकि आप सभी को एक आइडिया लगे कि क्या क्या पूछा गया था, ताकि आपको पढ़ना क्या क्या है, आपको एक अनुमान लगे, पता चले कि किस लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा है, किस चैप्टर से पूछ रहा है। इसीलिए थोड़ा सा विलंब हो गया है। सबसे पहले हम लोग जो है ये प्रीवियस ईयर पेपर जब हम लोग कर लेंगे तो मैं आप लोगों को जो है फिर विधिवत तरीके से जितने सब्जेक्ट हैं हर सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले आप लोगों को जो है प्रीवियस ईयर बताना उचित समझा, जिसमें हम लोग यूपीपी का जो री एग्जाम 25 अगस्त सेकंड शिफ्ट का था वही है। इसमें सबसे पहले हिंदी दिया था, तो हिंदी सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं। इसमें आपका सबसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि चरण कमल बंधो हरिराई में कौन सा अलंकार है। अलंकार पूछा है, इसका मतलब आपको अलंकार पढ़ना पड़ेगा और मैं पढ़ाऊंगा बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप लोगों को। चरण कमल बंधो हरिराई यहां पर पूछा है, आप सभी लोगों को पता होगा क्योंकि ये बड़ा फेमस एग्जाम्पल है, लगभग सभी बच्चों को पता होता है कि रूपक अलंकार का जो है ये एग्जाम्पल है, जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है। ये बहुत ही यहाँ पर फेमस एग्जाम्पल है ये चरण कमल बंधो हरिराई। तो यहाँ पर रूपक अलंकार आपका सही होगा। आपको मैं बता दूं कि अलंकार जो है दो प्रकार का होता है, शब्दालंकार, अर्थ तीन प्रकार का होता है, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार 5 प्रकार के होते हैं और अर्थालंकार जो है निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, मतलब बहुत से उसके प्रकार हैं। और इसमें आप देख पा रहे हैं कि उपमा अलंकार दिया है, अतिशयोक्ति दिया है और श्लेष दिया है। इसमें से एक ऐसा अलंकार है दोस्तों कि इसमें एक ऐसा अलंकार है जो शब्दालंकार का भेद है। हो सकता है कि यहां पर चरण कमल बंधो हरिराई करके पूछा है और अगले एग्जाम में ऐसे आपसे पूछ दे कि यही चारों ऑप्शन आपके हो और कह दे कि निम्नलिखित में कौन सा शब्दा अलंकार का भेद है। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि शब्दा अलंकार के 5 भेद होते हैं और वो 5 भेद बहुत ही आसानी से आप सभी लोग याद कर सकते हैं। याद करने का तरीका यह है कि अनुयम श्लेष, अनुयम श्लेष, वक्रोक्ति विशेष, वक्रोक्ति विशेष, विप्सा को मान लीजिए शब्दा के भेद, विप्सा को मान लीजिए शब्दा के भेद, विप्सा को मान लीजिए शब्दा के भेद, लीजिए शब्दा के भेद। इसमें आपके शब्द अलंकार के 5 भेद दिख रहे होंगे। कौन कौन है तो मैं आप लोगों को दिखा दूं। अनु से अनुप्रास अलंकार 1 हो गया, यम से यमक अलंकार 2 हो गया, श्लेष से श्लेष अलंकार 3 हो गया, वक्रोक्ति से वक्रोक्ति अलंकार 4 हो गया और विप्सा से विप्सा अलंकार 5 हो गया। यही शब्दा अलंकार के 5 भेद होते हैं। तो आप देखेंगे श्लेष अलंकार इसमें दिख रहा है, तो श्लेष अलंकार जो है आपका शब्द अलंकार है, बाकी ये अर्थालंकार के प्रकार थे। ठीक है, तो इस तरह से जो मैं आप लोगों को अलंकार और भी शानदार तरीके से और भी कुछ इसमें बताना है, लेकिन जब अलंकार पढ़ाएंगे तब आप लोगों को उसमें बहुत ही विधिवत से बताया जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर चरण कमल बंधो हरिराई आपका रूपक अलंकार यहाँ पर सही होगा। अब इसके बाद आपका अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न पूछा था निम्न में से कौन सा शब्द जो है, कौन सा शब्द गौ का अर्थ नहीं है। अर्थात गौ एक अनेकार्थी शब्द है जिसका पूछ रहा है कि इसका अर्थ नहीं है, मतलब इस 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन गौ के अर्थ होंगे, एक नहीं होगा। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि जो गौ का अर्थ है, नदी भी होता है, इंद्रिय भी होता है, गाय भी होता है, सरस्वती भी होता है, सूर्य भी होता है, बहुत सारे अर्थ होते हैं, लेकिन गज नहीं होता है। तो इसलिए गज आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, यही गौ का अर्थ नहीं होगा। तो ऑप्शन सी यहां पर आपका सही होगा, जबकि ये सभी अर्थ होते हैं गौ के। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या पूछा था, तीसरा प्रश्न पूछा है निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया पूछा है दोस्तों। क्रिया हम लोग जब पढ़ेंगे तो बहुत ही डिटेल से वहां पर पढ़ेंगे, यहां पर क्रिया आपको पढ़ना पड़ेगा। निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया पूछा है तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि प्रेरणार्थक क्रिया 2 प्रकार की होती है, प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक। जैसे पढ़ना एक मुख्य क्रिया लिया जाए और इस पढ़ना क्रिया में जैसे ही आना लगता है, आना प्रत्यय, तो आना प्रत्यय जैसे ही लगेगा तो क्या बन जाता है,
बन जाता है पढ़ाना। तो पढ़ाना आपका हो जाता है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। और जैसे ही इस पढ़ना में वाना प्रत्यय लगता है तो आपका द्वितीय प्रेरणार्थक बन जाता है पढ़वाना। पढ़वाना द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बन जाता है। मतलब जगाना, पढ़ाना, लिखाना, हंसाना, ये सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं, ठीक है। या जगवाना, हंसवाना, नचवाना, ये सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं, बस वो द्वितीय प्रेरणार्थक है। तो इसमें आप देखेंगे पढ़ना ये तो मुख्य क्रिया, बदलना मुख्य क्रिया, चलना मुख्य क्रिया, लेकिन जगाना प्रेरणार्थक क्रिया। तो यहां पर ऑप्शन ए आपका सही होगा। तो इसका मुख्य क्रिया क्या होगा? जगना। द्वितीय प्रेरणार्थक में क्या होगा? जगवाना, ठीक है। तो इस प्रश्न में ऑप्शन ए आपका सही था। अब इसके बाद आपका चौथा प्रश्न पूछा है अमित और अमित, इन दोनों का जो है अर्थ पूछा है आपके कि शब्द का सही अर्थ क्या होगा, इस युग्म का सही अर्थ क्या होगा। मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर जब भी ऐसा प्रश्न न बिल्कुल समझ में आए, बिल्कुल न आए, तो थोड़ा बहुत यहां पर दिमाग लगाया जाता है। यहां पर दिमाग ये लगाइए कि इनमें से आप देख रहे हैं कि ये जो अमित लिखा है, अमित में लास्ट में आपको मीत शब्द दिख रहा है, और मीत मतलब क्या होता है? दोस्त, मित्र। आप लोग कहते होंगे कि ये मेरा मीत है, मतलब मित्र है, दोस्त है। तो मीत का मतलब क्या होता है? मित्र अर्थात दोस्त। अब जैसे ही मीत में अ लगा देंगे तो आपको पता है कि अ एक ऐसा उपसर्ग है कि सीधे शब्द को विपरीत अर्थ में बदल देता है। जैसे सत्य, सत्य में अ लगाएंगे तो सत्य का सीधे उल्टा हो जाता है असत्य। उसी तरह से मीत में जब अ लगाएंगे तो मीत का मतलब था मित्र, जैसे ही अ लगा तो हो गया अमित, मतलब हो गया मीत का उल्टा शत्रु। मतलब लास्ट में देखिए कहां शत्रु दिख रहा है, इसका अर्थ छोड़िए, लास्ट में देखिए शत्रु कहां दिख रहा है? ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी आपका सही हो गया। मतलब आपको इसका अर्थ नहीं भी पता हो रहेगा तभी भी जो है इस ऐसे प्रश्नों को आप कर लेंगे। मतलब दोनों में से खोजते हैं, किसी का भी तो आए, और ऐसे रिलेट करके जो है क्वेश्चनों को कर लेते हैं। तो आपको पता हो गया कि अमित का अर्थ, ये जो पहला वाला अमित है, इसका अर्थ बहुत होता है, अनंत, बहुत अनंत होता है, और अमित का अर्थ होता है शत्रु, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहां पर सही होगा। इसके बाद आपका पांचवा क्वेश्चन हिंदी में पूछा था कि यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, वाक्य में काल का कौन सा रूप है। मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि जब यहां पर यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, ये पूछा है। आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि जो हेतु हेतु मद भूतकाल होता है उसकी पहचान होती है कि जिस वाक्य के अंत में अर्थात क्रिया के अंत में सिर्फ ता लगा हो तो वो भूतकाल क्रिया होती है। और पहचानने का एक तरीका और होता है हेतु हेतु मत भूतकाल का, कि जो क्रिया भूतकाल में होनी थी लेकिन हुआ नहीं, मतलब जो कार्य भूतकाल में होना था लेकिन हो न सका, तो वह हेतु हेतु मत भूतकाल होता है। तो आप इसमें देख रहे होंगे कि कुछ ऐसा ही है, लास्ट में ता दिख रहा है, और जैसे ही ता दिखा क्रिया में तो वो करता क्या है कि वो कार्य भूतकाल में होना था लेकिन हो नहीं सका। आप इसे पढ़ेंगे तो आपको महसूस होगा, यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता, मतलब बारिश नहीं हुई और सूखा पड़ गया, इसका मतलब यही समझ में आ रहा है, ठीक है, मतलब हो नहीं पाया। तो ये कौन सा काल हो जाएगा? हेतु हेतु मत भूतकाल। ऑप्शन कहीं ना कहीं इसमें दिया होगा, ऑप्शन सी दिया है, हेतु हेतु मत भूतकाल। तो यहां पर ऑप्शन सी आपका सही होगा। पीछे बैक हो गया क्या? एक मिनट, यहां पर आपका ऑप्शन सी होगा, हेतु हेतु मत भूतकाल सही होगा, ठीक है। हम लोग यहाँ पर काल, हम जो है मैं आप लोगों को काल भी पढ़ाऊंगा। काल से आप देख रहे हैं प्रश्न पूछा है तो काल हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, और मैं आप लोगों को बहुत ही जबरदस्त तरीके से काल पढ़ाऊंगा। अभी बस आप ये देखिए कि आपको किस किस चैप्टरों से पूछ रहा है, कितना क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या क्या पढ़ना है। अब इसके बाद आपका अगला प्रश्न क्या पूछा है? छठवां। छठवां यहां पर देखिएगा, छठवां पूछा है कि निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। कह रहा है वह एक विदुषी महिला थी, वह एक विद्वान महिला थी, वह एक महिला विद्वान थी, या विदुषी महिला थी वह। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि विद्वान पुरुष होते हैं, महिला नहीं, महिला तो विदुषी होती है, ठीक है। तो जिसमें महिला के साथ विद्वान आया है, पहले उन ऑप्शनों को जो है काटिए, क्योंकि वो तो होंगे ही नहीं। दो ऑप्शन पहले बाहर कर दीजिए, आपको मिलेगा दो ऑप्शन, ए और डी, और इसमें पढ़िए, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सही लग रहा है। आप पढ़ेंगे वह एक विदुषी महिला थी, ये सही है। आप जबकि ऑप्शन डी देखेंगे घ वाला, तो कह रहा है विदुषी महिला थी वह, ये गलत है। तो सही कौन है? ऑप्शन ए अर्थात क।
तो वह एक विदुषी महिला थी। ये आपका शुद्ध वाक्य है। ठीक है, इसी तरह से जो है क्वेश्चनों को करना था। यहां पर अगला प्रश्न आपका पूछा है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? तमिल से, संस्कृत से, हिंदी से, या संविधान की 8वीं अनुसूची के सभी भाषाओं से? तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये संविधान की 8वीं अनुसूची के सभी भाषाओं से है। तो 8वीं अनुसूची में जो है मैं आप सभी को बता दूं कि कुल 22 भाषाएं हैं, तो 22 भाषाओं में जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अंग्रेजी में भी जो है अब ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। तो इसलिए अब कुल 23 भाषाओं में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। तो आप सभी लोग हमें बताएंगे कि अंग्रेजी में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था और कब मिला था? कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आप सभी लोग जरूर देंगे। और जो 22 भाषाएं हैं दोस्तों, इसको जो है मैं आप लोगों को जब भाषा बोली पढ़ाऊंगा तो वहां पर जो है इसके बारे में बहुत ही आसानी से याद कराऊंगा। जैसे मैं अभी आपको यहां पर सुना दूं कि कैसे मैंने उसको याद किया है, वैसे ही आप लोगों को भी याद करा दूंगा। तो मैंने मैपिंग के माध्यम से 22 भाषाओं को याद किया है। जैसे उत्तर भारत में जो है ये यूपी नेपाल वाला क्षेत्र जो है मैं याद कर लिया हूं कि हिंदी, संस्कृत, उर्दू, नेपाली 4 भाषाएं इधर हो गई। फिर मैं चला जाता हूं इधर कश्मीर की तरफ, तो पंजाब, सिंधी, कश्मीरी 4 3 7 वो ये हो गया। फिर इसके बाद ये गुजराती, मराठी और कोंकणी, इधर जो महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात वाला क्षेत्र है, तो 7 3 10 हो जाता है। अब इसके बाद जो साउथ वाला क्षेत्र है, तो साउथ वाले क्षेत्र में जब हम लोग आते हैं तो तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया 5 भाषा, तो 10 5 15 भाषा हो जाती है। इसके बाद 3 भाषाएं ये बिहार और बांग्ला में, मैथिली, संथाली और बांग्ला, तो 15 3 18 भाषाएं हो जाती हैं। और फिर इसके बाद ये असमिया, मणिपुरी, बोडो, डोगरी, ये जो पूर्वी भारत का एकदम क्षेत्र है, 4 भाषाएं इधर है, असमिया, मणिपुरी, बोडो और डोगरी, तो 18 4 हो जाता है 22। तो इस तरह से 22 भाषाएं आप भी बहुत ही आसानी से याद कर लेंगे। बट मैं जब आप लोगों को पढ़ाऊंगा भाषा बोली, तो वहां पर जो है आप लोगों को मैपिंग के माध्यम से याद कराऊंगा। तो यहां पर आपका ऑप्शन डी सही होगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन पूछा है 8वां क्या पूछा है? वह कौन सा समास होता है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है किंतु प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बतलाता है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि उत्तर पद प्रधान जो है तत्पुरुष समास में भी होता है और पूर्व पद गौड़ होता है, लेकिन विशेषता बतलाने की बात कर दिया तो ये सिर्फ कर्मधारय समास में होता है। इसलिए आपका यहां पर ऑप्शन बी अर्थात ऑप्शन ख कर्मधारय समास सही होगा, क्योंकि यहां पर विशेषता बतलाने का कार्य सिर्फ कर्मधारय समास में किया जाता है, क्योंकि कर्मधारय समास में ही विशेष्य और विशेषण होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहां पर सही होगा। बाकी हम लोग जब समास पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल से और बहुत ही जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे। अब इसके बाद आपका 9वां क्वेश्चन क्या पूछा था? 9वां क्वेश्चन पूछा था आपका कि जिसकी तुलना न की जा सके, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, मतलब वाक्यांश दे देगा और उसका एक शब्द पूछेगा। तो यहां पर पूछा है वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए जिसकी तुलना न की जा सके। शब्द बोलते ही पता चल जा रहा है अतुलनीय, अर्थात जिसकी तुलना न की जा सके। तो अतुलनीय ऑप्शन बी यहां पर दिख रहा है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है यहां पर 10वां कि बड़ी ई, छोटी ई, बड़ा ऊ और छोटा ऊ किस प्रकार के स्वर हैं? यहां पर अर्ध समृत, समृत, अर्ध विवृत, विवृत दिया हुआ है। मैं आप लोगों को ये वर्णमाला से प्रश्न पूछा है और वर्णमाला मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा, लेकिन इसके बारे में थोड़ा समय आप लोगों को बता देता हूं कि ये पूछा क्या है। ये मुख्य द्वार के आधार पर पूछा है दोस्तों। मैं यहां पर जो है आप लोगों को एक फिगर के माध्यम से थोड़ा सा कुछ समझाने का प्रयास करता हूं। यहां पर जो है मैं आप लोगों को थोड़ा सा कुछ समझाने का प्रयास करता हूं। ये आपका अग्र, मध्य, पश्च, समृत, अर्ध समृत, अर्ध विवृत और विवृत, ये जो है, ये सभी जो हैं ये आपके होते हैं मुख्य द्वार के आधार पर, मुख्य द्वार के आधार पर स्वर होते हैं। और जबकि ये तीनों जो होते हैं
ये जीभ के आधार पर होते हैं, मतलब जीवा के आधार पर, जीवा के आधार पर जो है ये होते हैं, जीवा के आधार पर अग्र स्वर, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। तो आपसे हो सकता है पूछ ले कि जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, अग्र, मध्य, पश्च। और मुख द्वार के आधार पर स्वर कितने प्रकार के, 4 प्रकार के, समृद्ध, अर्धसमृद्ध, अर्धविपरीत और विपरीत। तो इसमें आएंगे कौन कौन, तो अभी आप यहां पर देखिए, इसमें होता है छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ए होता है यहां पर, और यहां पर ओ होता है, यहां पर जो है ओ होता है, यहां पर होता है ए, यहां पर आपका होता है अ, यहां पर होता है औ, और यहां पर होता है आगत वाला आ, और यहां पर होता है आपका आ। ये आपका क्या दिखा, यहां पर जो है मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि ये जो समृद्ध के सीध में दिख रहे हैं मुख द्वार के आधार पर, ये समृद्ध स्वर है, और यही आपसे इस एग्जाम में पूछा है। हो सकता है कि अगर ये पूछा है तो अगले बारी इसमें से और कुछ पूछ ले, हो सकता है अर्ध विपरीत पूछ, अर्ध समृद्ध पूछ ले, अर्ध विपरीत पूछ ले, विपरीत पूछ ले, अग्र पूछ ले, मध्य पूछ ले, पश्च पूछ ले। तो ये फिगर यदि आपके दिमाग में याद है, जैसे मुझे याद था, वैसे ही आप भी बहुत ही आसानी से ऐसे प्रश्नों को कर सकते हैं। आपको याद कैसे करना है, जो समृद्ध के सीध में है वो समृद्ध स्वर है, जो अर्ध समृद्ध के सीध में है वो अर्ध समृद्ध स्वर है, जो अर्ध विपरीत के सीध में है वो अर्ध विपरीत है, जो विपरीत के सीध में है वो विपरीत है, जो अग्र के सीध में है वो अग्र है, जो मध्य की सीध में सिर्फ अ है तो मध्य में अ आएगा, पश्च में ये सभी स्वर आएंगे। तो आपको दिखेगा कि अग्र में जो है छोटी ई, बड़ी ई, ए यही थे, मध्य में अ था, और यहां पर पश्च में क्या क्या था, तो छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, आगत वाला आ और आ, ये पश्च में थे। समृद्ध की बात करें तो आपको फिगर याद रहना चाहिए, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। अर्ध समृद्ध कहे तो ए ओ, अर्ध विपरीत कहे तो ए ओ आगत आ, और विपरीत कहे तो आ। ये फिगर आपको याद हो जाएगा बहुत ही आसानी से, इसे आप बना भी लीजिएगा, और वर्णमाला में पढ़ाऊंगा तो वहां पर भी बताऊंगा। चलिए, तो आप सभी लोग रोजगार बैच में पढ़ने के लिए जरूर आप लोग तैयार रहिएगा। अब इसके बाद आपका अगला प्रश्न क्या पूछा है, 11 क्वेश्चन आपका पूछा है, गो शब्द का वचन पहचानिए, गो शब्द का वचन पहचानिए। एक वचन, बहुवचन, सदा एक वचन होता है या सदा बहुवचन होता है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, गो एक वचन शब्द है, गो जो है एक वचन शब्द है। इसका बहुवचन क्या होता है, तो गौओं होता है, क्या होता है, गौओं, इस तरह से होता है, गौ होता है, ठीक ना, गो का बहुवचन गौ होता है। तो ये एक वचन शब्द है, सदा एक वचन नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन ए यहां पर सही होगा। अब इसके बाद आपका अगला प्रश्न 12 क्या प्रश्न पूछा था, तो 12 प्रश्न पूछा है कि काठ की हानि बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ है। यहां पर कह रहा है छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, लकड़ी का बर्तन आग से जल सकता है, दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती, बुरे दिन हमेशा नहीं रहते। तो यहां पर काठ की हाड़ी बार बार नहीं चलती, मतलब इससे पता, बोलने से ही पता चल रहा है कि छल कपट का जो है व्यवहार हमेशा नहीं चलता है। बोलने पर ही, जब इसको आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ते ही वक्त पता चल रहा है कि काठ की हाड़ी बार बार नहीं चलती, मतलब कि छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं रहता है। तो ऑप्शन ए यहां पर सही होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है, अगला प्रश्न पूछा है निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्द कौन सा कारक है। कहा है अनुज की किताब मेज पर है। आपादान कारक, संबोधन कारक, अधिकरण कारक, संबंध कारक। आपको आपादान कारक पता है कि से होता है और उसमें अलगाव होता है, लज्जा के भाव में भी आपादान कारक होता है, डर भय के भाव में भी आपादान कारक होता है, और ईर्ष्या द्वेष के भाव में भी आपादान कारक होता है। बहुत सारी ऐसी कंडीशन होती हैं जिसमें आपादान कारक होता है। मैं आप लोगों को जब कारक पढ़ाऊंगा तो बहुत ही डिटेल से पढ़ाऊंगा, ताकि अगर इससे भी जटिल क्वेश्चन पूछे तो आप उसे कर सकें। तो यहां पर की आया है तो आपादान होगा नहीं। संबोधन कारक हे भो अरे होता है तो ये भी नहीं होगा। अधिकरण कारक का चिन्ह में पर होता है तो यहां पर में पर है नहीं, की है तो ये भी नहीं होगा। संबंध यहां पर सही होगा, क्योंकि संबंध का कारक चिन्ह का, की, के, रा, री, रे, नानी, ने होता है। तो ऑप्शन डी आपका यहां पर सही होगा, इस कारक में जो रेखांकित की शब्द को किया है। अब इसके बाद आपका अगला प्रश्न 14 नंबर, यहां पर 14 पूछा है मंदिर मंदिरा का उपयुक्त अर्थ वाला कौन सा होगा। यहां पर युग्म पूछ रहा है कि कौन सा युग्म जो है इनका अर्थ वाला होगा। मंदिर मंदिरा, तो मंदिर मतलब घर होता है, गुफा होता है, देवालय होता है या पूजा घर होता है। तो यहां पर देखिए आपको मैं बता दूं,
कि मंदिर मतलब देवालय होता है, और मंदिरा, यहां पर मंदिरा के बारे में आपको पता होना चाहिए। कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि मंदिर मतलब देवालय कि मंदिर मतलब पूजा घर, दोनों हम लोगों को सही लग रहा है। इसमें थोड़ा सा जो है कंफ्यूजन हो सकता था, लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं कि मंदिर का अर्थ देवालय होता है, और ये जो मंदिरा है ना, मंदिरा का अर्थ अश्वशाला होता है। तो इन दोनों में से अगर किसी एक को भी अगर ये दूसरे वाले के बारे में पता रहा होता कि मंदिरा का अर्थ अश्वशाला होता है, तो इन दोनों में कंफ्यूजन होने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आप डायरेक्ट अश्वशाला सिर्फ ऑप्शन सी में देख रहे हैं, तो इसलिए ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाता है। ठीक है, और यही है भी। अब चलिए देखते हैं 15 क्वेश्चन, कुल 37 क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन क्या पूछा है, अचल शब्द का समभिन्नार्थक क्या है। मतलब अचल का जो है समानार्थी शब्द पूछा है, जन्म से, स्थान से, दूरी से, पर्वत और स्थिर से। तो अचल मतलब जो स्थिर है, जो चल नहीं सकता, अचल। चल मतलब जो चल सकता है, अ लग गया तो चल का उल्टा अचल मतलब जो चल नहीं सकता। जो स्थिर है, स्थिर मतलब ऑप्शन डी, पर्वत और स्थान, ये दोनों क्या है, स्थिर है, अचल है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। इसके बाद 16 क्या पूछा है, तो 16 नंबर पूछा है आपसे, आकाश का पर्यायवाची शब्द है, विप्र, व्योम, है, दृग। तो यहां पर जो है मैं आपको बता दूं, आकाश, आप लोग एक कविता पढ़े होंगे, व्योम के नीचे खुला आवास मेरा, ग्रीष्म ऋतु का अभ्यास मेरा। ये कविता है, आप लोगों को याद होगी थोड़ा बहुत, कि व्योम के नीचे खुला आवास मेरा, मतलब कि आकाश के नीचे है घर मेरा, मतलब व्योम। व्योम मतलब क्या होता है, आकाश। तो उस कविता से यहाँ पर जो है आप बहुत ही आसानी से, अगर वो कविता जिसको याद होगी तो बहुत आसानी से यहाँ पर पकड़ सकते थे कि आकाश का विलोम जो है यहाँ पर आकाश होता है, आकाश का विलोम जो है व्योम होता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अगला। अगला प्रश्न आपका पूछा है 17 नंबर। 17 पूछा है कि हेडमास्टर शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो उपसर्ग आपको पता होना चाहिए कि उपसर्ग जो है शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय शब्द के बाद में लगता है। तो यहां पर आप देख रहे हैं शब्द के पहले क्या लगा है, यहां पर इसमें से एक मुख्य शब्द निकालिए। अगर हे निकालेंगे तो डमास्टर कोई शब्द नहीं होता, तो हे गलत हो जाएगा, ह वैसे ही गलत हो जाएगा। ठीक ना, इसके बाद हेडम, हेडम निकाल देंगे तो अस्टर कोई शब्द नहीं होता, तो इसलिए हेडम भी नहीं होगा। तो आप देखेंगे हेड जब निकालेंगे तो आपको एक मुख्य शब्द निकल करके आएगा, मास्टर। मतलब मास्टर शब्द में हेड उपसर्ग लगा है, तो हेड मास्टर हो गया है। तो इस तरीके से पकड़ करके जो है आप कर सकते थे इसको, जो है कि हेड मास्टर में हेड उपसर्ग लगा है। ठीक है, हम उपसर्ग और लगे हुए शब्द को जो है अलग करते हैं, ताकि उससे पता चले कि अलग जो शब्द हो रहा है वो सार्थक है कि नहीं। तो यहां पर हमने हेड को अलग किया तो मास्टर एक सार्थक शब्द निकला, तो यहां पर हेड उपसर्ग लगा है। इसके बाद 18 क्वेश्चन क्या पूछा है, 18 क्वेश्चन पूछा है, वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनकी कृति रेहन पर रघुधू के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो यहां पर आपका सही उत्तर होगा साहित्य अकादमी। ये सभी चीजें याद करने वाली चीजें हैं, ये सभी चीजें आप लोगों को लिखा दी जाएंगी और इसे याद भी करा दिया जाएगा कि ऐसे क्वेश्चन जब भी आपसे आए तो इंपॉर्टेंट जो भी पूछते हैं वो सभी जो है आपको याद करा दिया जाएगा, ताकि आप ऐसे क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से कर सकें। तो यहां पर साहित्य अकादमी यहां पर सही उत्तर होगा कि भाई साहित्यकार काशीनाथ सिंह को जो है उनकी कृति रेहन पर रघुदू के लिए जो है साहित्य अकादमी के लिए जो है सम्मानित किया गया था। ठीक है, अब इसके बाद अगला प्रश्न क्या पूछा है, 19 आपसे पूछा है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है, कौन सा शब्द तत्सम है। आम, आग, आसरा, आलस्य। तो यहां पर मैं आप सभी को बता दूं कि यहां पर तत्सम शब्द पूछा है, तो तत्सम इसमें आलस्य है, क्योंकि आप सभी को पता है कि आम का होता है तत्सम आम्र, आग का होता है अग्नि, और आसरा का होता है यहां पर असरा। इसका क्या होता है, आसरा। आलस्य का होता है आलस। आसरा का होता है आश्रय। एक मिनट, आसरा का जो है यहां पर असरा नहीं होता है, आश्रय होता है। क्या होता है, आश्रय। और आलस्य का होता है आलस। आलस तद्भव आलस्य तत्सम, आसरा तद्भव आश्रय तत्सम, आग तद्भव अग्नि तत्सम, आम तद्भव आम्र तत्सम। तत्सम पहचानने का सबसे शानदार तरीका होता है कि जिस शब्द में क्या आ जाए, आपका आ जाए री, क्या आ जाए, री आ जाए,
र आ जाए, मूर्धन्य श आ जाए, त्र आ जाए, रेफ र आ जाए, जो जैसे नहीं होता रेफ र, ये फार र है, फार र, जो क में क्र लिखे ना तो इसे ये फार र आ जाए, रेफ र आ जाए, रेफ र मतलब उड़ंतवा र जो होता है, विसर्ग आ जाए, अब अनुस्वार आ जाए, जो बिंदी होती है अनुस्वार आ जाए, ये सब है, ये सब जिसमें दिख देते हैं वह आ जाए, ये सब जिसमें दिख जाते हैं तो लगभग 98% वो शब्द तत्सम ही होते हैं। आप देखेंगे ये भी आता है, ये स्र भी अगर आ जाता है तो वो जो है तत्सम शब्द होता है। छत्री वाला छत्री वाला जो छ होता है, ये छ आता है तभी भी जो है तत्सम शब्द हो जाता है। जैसे नहीं होता है कि क्षेत्र जो होता है, क्षेत्र, तो क्षेत्र में छ आया है, त्र आया है तो ये तत्सम है। इसका क्या होता है, तद्भव क्या हो जाता है, तो खेत हो जाता है, त्र त में बदल जाता है और छत्री वाला छ ख में बदल जाता है। तो आप इसमें देखेंगे रेफर लगा है, इसमें जो है अग्नि, मतलब कि जो शब्द संस्कृत से लिया गया, मतलब थोड़ा सा उसमें जटिलता आपको महसूस होगी। अग्नि और आग दोनों में बोलना आसान आग है, तो ये तद्भव हो गया अग्नि, मतलब इस तरह से आप पकड़ सकते हैं इसको जो है। और यहाँ पर आश्रय में स्र दिख रहे हैं तो यहाँ पर जो है ये आपका ये भी तत्सम हो गया। और यहाँ पर आलस्य मतलब आधा आ गया, आलस्य और आलस इन दोनों में आप देखेंगे ये आसान है बोलने में और ये थोड़ा सा जटिल है, इसलिए ये आपका तत्सम हो जाएगा और ये हो जाएगा तद्भव। तत्सम पूछा था तो ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न क्या पूछा है 20वां, तो 20वां प्रश्न पूछा है श्याम को पुस्तक पढ़नी है यह किस वाच्य में है। श्याम को पुस्तक पढ़नी है यह किस वाच्य में है, मतलब इसमें वाच्य पूछा है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य होता है ना, तो वही पूछा है। कह रहा है कर्तृवाच्य है, कर्तृ और कर्मवाच्य दोनों है, कर्मवाच्य है या भाववाच्य है। तो वाच्य पहचानना बहुत ही आसान है। कैसे पहचानते हैं, आप क्या कीजिए, कर्तृवाच्य क्या होता है, जब कर्ता के अनुसार क्रिया परिवर्तित होती है, लिंग पर प्रभाव पड़ता है उसके। और कर्मवाच्य क्या होता है, जब कर्म के अनुसार क्रिया पर लिंग का प्रभाव पड़े। तो यहां पर आप जो है देखेंगे श्याम पुरुष है और यहां पर पढ़नी है स्त्रीलिंग है, मतलब पढ़नी है ये स्त्री के रूप में प्रयोग हुआ है, स्त्रीलिंग के रूप में, और यहां पर जो है पुल्लिंग के रूप में आया है। और इसमें आप देखेंगे कि ये पुल्लिंग है, ये पुल्लिंग है, और पुस्तक कर्म है उसमें। तो पुस्तक क्या है, पुस्तक स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग, तो पुस्तक होती है, पुस्तक होता नहीं है, पुस्तक होती है, मतलब पुस्तक स्त्रीलिंग है। तो ये स्त्रीलिंग है और क्रिया भी स्त्रीलिंग है, तो इसका मतलब कि ये जो वाक्य है इसमें क्रिया कर्म के अनुसार परिवर्तित हुई है, तो इसलिए ये कौन सा वाच्य होगा, कर्मवाच्य होगा। आपको दिक्कत कब महसूस होती, जब यहां पर श्याम के स्थान पर श्याम न दे करके क्या दे देता, राधा दे देता, और कहता कि राधा को पुस्तक पढ़नी है, तो राधा भी स्त्री पुस्तक भी स्त्री, तो आप वहां पर डिसाइड करने में थोड़ा सा जो है कंफ्यूजन होता कि राधा के अनुसार पढ़नी है मतलब क्रिया स्त्री है कि पुस्तक के अनुसार क्रिया स्त्री है। तो वहां पर पकड़ने का सबसे आसान तरीका होता है कि आप जो संज्ञा है, जो कर्ता है, उसके स्थान पर किसी पुरुष का नाम रख करके चेक कर लीजिए। तो जैसे ही आप यहां पर श्याम या राम किसी का भी नाम रख करके चेक करते कि राम को पुस्तक पढ़ना है, राम को पुस्तक पढ़नी है, तो राम को पुस्तक पढ़नी है सही लगेगा। तो आपको आप देखें कि राम जैसे ही लगाए तो क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसका मतलब कि क्रिया जो है कर्म के अनुसार परिवर्तित हुई है। तो इस तरह से आप पकड़ लेंगे कि कर्म के अनुसार हो रही है कि कर्ता के अनुसार। तो यहां पर ऑप्शन सी आपका सही होगा, समझ गए होंगे। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या पूछा है। अगला प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है। आप सभी लोगों को पता है कि स्वर 11 है, लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या 13 है, मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या 10 है। वर्णमाला पढ़ाएंगे, बहुत ही विजुअल से वहां पर लिखाएंगे भी और बताएंगे भी। तो आपको पता है कि इया जो है ये आपका स्वर नहीं है, ये तो व्यंजन है, ठीक है। चच जो है इया स्पर्श व्यंजन का जो है हिस्सा है ये, तो इया, जबकि छोटा उ, ए और अ ये सभी स्वर हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है, यहां पर पूछा है प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है। तो यहां पर प्रत्यंग का जब आप संधि विच्छेद करेंगे ना तो आपका इसका होगा प्रतिधन अंग। क्या होगा, प्रतिधन अंग। प्रत्यक्ष जो होता है इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, प्रतिधन अक्ष। तो आप एक चीज इसमें देखेंगे, प्रति शब्द निकल करके आ रहा है और प्रति है क्या, उपसर्ग।
तो जिस समास में उपसर्ग लगा हो वो अव्ययी भाव समास होता है। तो इस प्रत्यंग में कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, बाकी तत्पुरुष समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास उत्तर पद प्रधान होता है, पूर्व पद गौण होता है। द्विगु समास पहला पद संख्यावाची होता है। द्वंद्व समास दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, जैसे माता पिता। ठीक है ना, तो ये सभी हो गया। अब इसके बाद आपका अगला प्रश्न क्या पूछा है? अव्ययी भाव इसमें सही होगा क्योंकि उपसर्ग वाला दिया था। अब इसके बाद जो है यहां पर अगला प्रश्न 23 क्या पूछा है? आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? उपसर्ग से भी एक क्वेश्चन पूछा था, प्रत्यय से भी एक क्वेश्चन पूछा है। मतलब उपसर्ग प्रत्यय आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। प्रत्यय मैं आपको उपसर्ग जब बता रहा था तो वहां पर मैं बताया था कि उपसर्ग शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय शब्द के बाद में लगता है। तो आप क्या करेंगे? शब्दों को अलग कीजिए। आंशिक में जो है, आंशिक में देखिए लास्ट में क्या मिल रहा है? इक। क्या मिल रहा है? इक मिल रहा है। तो इसमें आप देखेंगे, इसका विच्छेद करेंगे तो अंश धन क्या होगा? इक। मतलब अंश में इक प्रत्यय लगाए तो आंशिक हो गया है। कहेंगे कि इक लगाए तो आंशिक होना चाहिए ना, आंशिक क्यों हुआ है? आ क्यों लग रहा है? तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि जिसमें इक प्रत्यय लगता है तो उस अ को आ में बदल देते हैं। जैसे होता क्या है? रसायन। क्या होता है? रसायन होता है। लेकिन जैसे ही रसायन में इक प्रत्यय लगता है तो रासायनिक नहीं रासायनिक लिखते हैं। क्या लिखते हैं? रासायनिक लिखते हैं। जैसे होता है अध्यात्म। क्या होता है? अध्यात्म। लेकिन जैसे ही अध्यात्म को इक प्रत्यय लगाते हैं तो आध्यात्मिक नहीं होता है, आध्यात्मिक होता है। क्या होता है? आध्यात्मिक होता है। ठीक है, आध्यात्मिक होता है, मतलब आ लग जाता है जैसे इक प्रत्यय लगता है। तो इसी तरह से इक प्रत्यय अंश में लगा तो आंशिक हो गया। तो इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है? इक प्रत्यय लगा है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। शुद्ध वर्तनी में भी पूछ देता है, आपसे कह देगा ना आध्यात्मिक, यहां पर आध्यात्मिक कर देगा और कहेंगे कि हाँ अध्यात्म भी होता है। तो अध्यात्म का आध्यात्मिक तो होगा, आध्यात्मिक होगा, गलत कहां है? लेकिन वो गलत होता है, आध्यात्मिक नहीं होता है, आध्यात्मिक होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है? 24। यामा के रचयिता हैं, यामा के रचयिता हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, दो रचनाएं जो हैं यामा और कामायनी, यूपी पुलिस में पूछता ही पूछता है। 2019 की भर्ती में भी जो है पूछा था कामायनी किसके, कामायनी के लेखक कौन है, और यहां पर यामा पूछा है। और किसी ने किसी शिफ्ट में जो है, शायद इसी शिफ्ट में पूछा है क्या, कामायनी के बारे में भी पूछा है कि कामायनी के लेखक कौन है। यहां पर रचयिता पूछा है यामा। यामा के रचयिता कौन है? तो यामा के रचयिता जो है महादेवी वर्मा है। आप सभी लोगों को पता होगा, ये बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहां पर महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी आपका सही होगा। इसके बाद 25 क्या पूछा है? क्या हो रहा है? ठीक है, चलिए 25 क्या पूछा है? प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, मैं काल का भेद बताइए। काल पूछ दिया, पीछे भी काल का एक क्वेश्चन पूछा था, फिर काल का क्वेश्चन पूछ दिया, मतलब काल से दो क्वेश्चन पूछा है। आपको काल 100% तैयार करना पड़ेगा क्योंकि यहां से दो क्वेश्चन मतलब बहुत बड़ी बात है। यहां पर जो है, यहां पर पूछा है प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, गा गी गे जब आता है तो भविष्य काल होता है, और भविष्य काल में ये सामान्य भविष्य काल है। ठीक है, क्योंकि सामान्य रूप से भविष्य में प्रयोग किया जा रहा है, तो सामान्य भविष्य काल जो है आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भविष्य काल में आप सभी को बता दूं 3 प्रकार का होता है, सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल और हेतु हेतुमत भविष्य काल। सामान्य भविष्य काल जो है ये सामान्य रूप से प्रयोग, मतलब जिस क्रिया के अंत में गा गी गे आए तो वो सामान्य भविष्य काल होता है। लेकिन जब गा गी गे के साथ संभव शब्द लगाओ, अगर यही कह देता शायद प्रेरणा या संभवतः प्रेरणा, संभव प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, शायद प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, तब ये संभाव्य भविष्य काल हो जाता। और हेतु हेतुमत भविष्य काल क्या होता है? तो हेतु हेतुमत भविष्य काल में दो क्रियाएं होती हैं और उसमें एक क्रिया दूसरे क्रिया पर निर्भर होती है। जैसे वह कमाएगा तो खाएगा, मतलब खाना कमाने पर क्या है? निर्भर है। और हेतु हेतुमत भूतकाल में पीछे पूछा था, तो हेतु हेतुमत भूतकाल की परिभाषा क्या बताया था? मतलब जिस क्रिया के अंत में तातीत्य लगाओ, मतलब कि जो कार्य भूतकाल में होना था लेकिन हो नहीं सका, मतलब जैसे यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता। ठीक है, तो वो हेतु हेतुमत भूतकाल। लेकिन हेतु हेतुमत भविष्य में क्या है? एक क्रिया दूसरे क्रिया पर निर्भर होगी, मतलब वो कमाएगा तो खाएगा। तो यहां पर जो है
रेडाई स्टूडियो जाएगी, इसमें सामान्य भविष्य काल, ऑप्शन ए आपका सही होगा। ये सभी काल जो है हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे जब मैं आप सभी लोगों को चैप्टर पढ़ाऊंगा। तो जितने चैप्टर यहाँ पर आप देख रहे हैं आपको पता लग रहा होगा कि क्या क्या आपको पढ़ना है, किन चैप्टर पर जो है ज्यादा आपको जोर देना है। अब यहाँ पर जो है 26 क्वेश्चन, ये लिखा लिखा क्यों आ रहा है जी? ठीक है, चलिए। इसके बाद ये दिया है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग पूछा है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पहचानना बहुत आसान है दोस्तों। करना क्या होता है, आप जो भी शब्द दिया हो बस उसके साथ जो है ना होता होती, अच्छा अच्छी, मेरा मेरी, इन छह में, इन चारों तीनों में से आप कोई भी लगा करके, अगर आपको एक पहले पन्ना समझ में आए दूसरे पर चेक कर लीजिए, दूसरे पन्ना समझ में आए तीसरे पर चेक कर लीजिए, किसी पर रख करके चेक कर लीजिए। जैसे ही चेक करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि वो स्त्री में है कि पुरुष में है। तो बताइए, सार होता है कि सार होती है? तो सार होता है। रूप होता है कि रूप होती है? तो रूप होता है। आय होती है कि आय होता है? तो आय होती है। और विवाद होता है, मतलब ये विवाद होता है, रूप होता है, सार होता है, लेकिन आय होती है। तो स्त्रीलिंग आय होगी यहाँ पर। ऐसे कोई भी दुनिया का कोई भी शब्द हो, आपसे कह देना जनता, जनता स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग? तो जनता होता नहीं है, जनता होती है, इसलिए जनता भी क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। सैनिक, सैनिक अगर कह दे कि सैनिक स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग? तो सैनिक होता है कि सैनिक होती है? सैनिक होता है, तो ये पुल्लिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। यहां पर जो है ये पुल्लिंग हो जाएगा। लेकिन सेना अगर कहे तो सेना, तो तुरंत लगाइए, सेना होती है कि सेना होता है? सेना होती है। मतलब कि समूहवाचक की जितनी संज्ञा होती है ना, सब जो है स्त्रीलिंग में आती हैं। तो सेना होती है, तो वो सब छोड़िए, यहां पर होता होती लगा करके आप पकड़ सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगी। मतलब होता होती, अच्छा अच्छी, मेरा मेरी लगा करके बहुत ही आसानी से किसी भी शब्द को स्त्रीलिंग पुल्लिंग में पकड़ सकते हैं, बता सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका? 27। ये दोबारा आ क्यों जा रहा? चलिए कोई बात नहीं। कल कानन कुंडल मोर पखा उर पे बनवाल विराजत है, में कौन सा अलंकार है पूछा है। रूपक अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, अनुप्रास अलंकार। अब यहां पर जो है आप देखेंगे, जब मैं आप लोगों को अलंकार पढ़ाऊंगा तो वहां पर बताऊंगा कि यहां पर आप देख रहे होंगे क की जो है आवृत्ति हो रही है। और जिस अलंकार में एक शब्द की अनेक बार आवृत्ति होती है तो वहां पर जो है अनुप्रास अलंकार होता है। तो ये कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार, अर्थात ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब मैं आप लोगों से यहां पर पूछूंगा, क्योंकि मैं एक अलंकार और पीछे पूछा था, अलंकार से 2 क्वेश्चन पूछ चुका है। यहां पर जो है रूपक, यमक और श्लेष और अनुप्रास, इसमें से कौन सा अलंकार अर्था अलंकार है, या कौन सा अलंकार शब्द अलंकार का भेद नहीं है? हमको बताना है आपको इन 4 ऑप्शन में से कि कौन सा अलंकार शब्द अलंकार का भेद नहीं है। कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आप सभी दीजिएगा कि ये 27 क्वेश्चन में मैं आपसे पूछ रहा हूं इसी ऑप्शन से कि निम्नलिखित में कौन सा अलंकार शब्द अलंकार का भेद नहीं है। और इन्हीं 4 ऑप्शन में से आपको बताना है, क्योंकि जो पहला हम लोगों का अलंकार पूछा था उसमें मैं आप लोगों को शब्द अलंकार के 5 भेद बहुत ही विधिवत तरीके से बताया हूं। चलिए देखते हैं 28 क्वेश्चन आपका क्या है। 28 क्वेश्चन पूछा है आपसे, निम्नलिखित में से अर्ध विराम का चिन्ह कौन सा है? अर्ध विराम, ये आपका योजक चिन्ह है, ये आपका योजक चिन्ह है, ये आपका जो है, ये यहां पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, हमें जहां तक प्रश्न याद आ रहा है कि ये जो है बीच में नहीं था, ये नीचे था। मैं आपको बता दूं, एक ऐसे होता है और एक जो है इस तरह से होता है और एक इस तरह से होता है। तो ये योजक चिन्ह होता है, ये पाद चिन्ह होता है और ये जो है अधोरेखा चिन्ह होता है। तो ये अधोरेखा चिन्ह है, ठीक है, जो नीचे होगा। और ये आपका विवरण चिन्ह है, विवरण, ये विवरण चिन्ह है। ये आपका अर्ध विराम है। आपका ये वाला जो चिन्ह होता है ये उप विराम होता है, ठीक है। और ये आपका अल्प विराम होता है, ये अर्ध विराम होता है, जैसे बिंदी लगा काम हो जाता है। और ये आपका पूर्ण विराम होता है। तो लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं इसमें, अल्प विराम, अल्प में, उप विराम में, अर्ध विराम में
और पूर्ण विराम है। अल्प विराम मतलब कामा, उप विराम मतलब कुछ इस तरह से, अर्ध विराम मतलब कि इस तरह से, पूर्ण विराम मतलब ये पूरा, और फिर इसके बाद एक विवरण चिन्ह होता है, जो विवरण इस तरह से होता है, ठीक है, विवरण इस तरह से होता है, और उसमें इस तरह से भी लगा होता है, विवरण चिन्ह इस तरह से होता है, ठीक है, विवरण चिन्ह। अब इसके बाद आपका 29 क्वेश्चन, 29 नंबर क्या पूछा है, ये कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वर्तनी से दो वाक्य पूछ चुका है, एक विदुषी वाला पूछा था और एक यहाँ पर फिर पूछ दिया, तो वाक्य शुद्धिकरण वाला जो है आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। यहाँ पर कह रहा है परशुराम के क्रोधाग्नि ने क्षत्रियों को जला दिया, वृक्षों पर कोयल कूक रही है, खेतों में लंबे लंबे घास उगाए, गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है। मैं आप सभी बता दूं कि इसमें पहले आप गलत पहचाने गलत कौन है। यहां पर लिखा है परशुराम के क्रोधाग्नि ने, परशुराम के नहीं, परशुराम की क्रोधाग्नि ने, परशुराम की क्रोधाग्नि, परशुराम की क्रोधाग्नि होना चाहिए, तो ये गलत था। वृक्षों पर कोयल कूक रही है, वृक्षों पर नहीं, वृक्ष पर, यहां पर वचन संबंधित त्रुटि किया है और यहां पर कारक संबंधित त्रुटि किया है। वृक्ष पर कोयल कूक रही है, खेतों में लंबे लंबे घास उगाए, जो घास होता है दोस्त ना, घास पुल्लिंग नहीं होता है, घास स्त्रीलिंग होता है। क्यों? घास होती है कि घास होता है, तो घास होती है, तो जब घास होती है तो लंबी लंबी घास उग आई, ये ना होना चाहिए, तो ये लंबे लंबे लिखा है, जबकि ये लंबी लंबी होना चाहिए और ये आई होना चाहिए, तो ये भी गलत है। तो आपका सही क्या हो जाएगा, गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है, यही शुद्ध वाक्य है। इसमें लिंग संबंधित त्रुटि किया था ऑप्शन सी में। चलिए इसके बाद देखते हैं 30वां क्वेश्चन आपका क्या पूछा है। मैं आपसे जिक्र कर रहा था इसी की कि कामायनी, कामायनी जो है ऐसी कोई गली नहीं जहां इसकी चली नहीं। हर एग्जाम में जिसमें हिंदी पूछा जाता है उस हर एग्जाम में ये पूछाता है कामायनी किसकी रचना है, कामायनी किसकी रचना है। और देखिए इसमें जो है, इसमें भी पूछा है, हमें जहां तक कहता था कि 2019 के जो यूपीपी की भर्ती थी उसमें भी कामायनी पूछा था, हर बार ये पूछता है, पता नहीं इसको जो है शायद ये पसंद आ गया है। तो कामायनी आप लोग कभी मत भूलिएगा, जयशंकर प्रसाद की रचना है कामायनी, जयशंकर प्रसाद की रचना है, यामा महादेवी वर्मा की रचना है, ठीक है, याद रखिएगा। तो कामायनी यहाँ पर जयशंकर प्रसाद हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब इसके बाद 31 प्रश्न का है, तो 31 आपका है, अरे उसने तो कमाल कर दिया। आप देख रहे हैं वाक्य कह रहा है कौन सा है, तो आप यहां पर देख रहे हैं विस्मय चिन्ह लगा है, तो विस्मय वाचक ही न होगा, विस्मय वाचक होगा। यहां पर विस्मय चिन्ह लिखे हैं, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहां पर विस्मय वाचक वाक्य होगा, विस्मय वाचक वाक्य या विस्मयादि बोधक वाक्य, ठीक है। तो ये वाक्य जो है विस्मयादि बोधक है, विस्मय चिन्ह से ये पहचानना बहुत आसान होता है। आप लोगों को वाक्य भी पढ़ाएंगे और बहुत ही डिटेल्स तरीके से पढ़ाएंगे, उसमें निषेध, विस्मय, इच्छा, प्रश्न, संकेत, आज्ञा सभी पढ़ाएंगे। जितना कई तरह 8 प्रकार के वाक्य होते हैं वो सभी बताएंगे आप सभी लोगों को जो है। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछा है, 32 नंबर, 32 आपसे पूछा है, 32 आपसे पूछा है मौन का विलोम शब्द है। विलोम पूछा है, मौन मतलब बिल्कुल कम बोलने वाला, एकदम शांत रहने वाला, तो मौन का विलोम क्या होगा, ज्यादा बोलने वाला। तो इसका मतलब क्या होगा, मौखिक, मौखिक मतलब होता है कि मुख द्वारा बोलना, ध्वनि। मयंक ये तो नाम दिया है, विकार होगा नहीं। मुखर, मौन का क्या होगा, मुखर, मुखर मतलब ज्यादा बोलने वाला, अधिक बोलने वाला, तो मौन का विलोम क्या होगा, मुखर होगा। तो ऑप्शन डी यहां पर सही होगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न, यहां पर जो है दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, प्रश्न संख्या 33 से 37 गद्यांश दिया है, मतलब आपको गद्यांश दिया है 33 से लेकर के 37 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन गद्यांश दिया है और आपको ये गद्यांश पढ़ना है और फिर इसके बाद जो है इसके 5 प्रश्नों को हल करना है। तो होता क्या है, जब भी आपका गद्यांश देता है तो जल्दी से करने के लिए पता है क्या किया जाता है, जो भी 5 प्रश्न दिए हैं सबसे पहले उन प्रश्नों को पढ़ लीजिए और इन प्रश्नों को पढ़ने के बाद ये जो 37 तक है इनको पढ़ने के बाद फिर इसके बाद जो है आप गद्यांश पढ़िए, और जैसे ही गद्यांश पढ़ेंगे तो उन प्रश्नों का उत्तर इसी गद्यांश में छुपा हुआ है, और जैसे ही पढ़ने के बाद प्रश्न को गद्यांश पढ़ेंगे तो आपको उनका उत्तर तुरंत याद आएगा।
और आप जाकर के वहां पर ट्रिक आराम से कर लेंगे, मतलब बहुत आसानी से हल कर लेंगे। तो इस गद्यांश को पढ़ना पड़ेगा, ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए इसे मैं छोड़ देता हूं, कराता नहीं हूं। आपको यहाँ पर एक आइडिया लग गया कि गद्यांश से भी पूछ रहा है और 5 क्वेश्चन फिक्स है। तो आपको अनुच्छेद जैसे क्वेश्चनों को जो है करना होगा, कुछ अनुच्छेद देगा और फिर उसके बाद जो इसमें 4-5 प्रश्न देगा, तो ऐसे भी प्रश्नों को जो है आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा।